अध्याय 15 द क्रिम्सन रेल्म। ग्रेट कीरा फॉरेस्ट की घनी छतरी को चीरने के लिए भोर की पहली किरणें अभी संघर्ष ही कर रही थीं जब लूकास और रोया ने अपना कैंप समेटा। हवा में नमी और ठंडक थी और उसमें प्राचीन लकड़ियों और सड़ी हुई पत्तियों की महक घुली हुई थी। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे, लूकास ने अपनी म्यान वाली तलवार के सहारे आलस से टिकते हुए ऐलान किया, तो हम दोपहर से पहले वाइल की सीमा तक पहुंच जाएंगे। वहां से आगे का रास्ता बिल्कुल खुला है। रोया ने सिर हिलाया और अपने कंधे पर सामान का भारी बैग उठा लिया। कल अपने ईथर के साथ किए गए उस विस्फोटक धमाके की वजह से उसके सिर में अभी भी हल्का दर्द था, लेकिन उसका उत्साह चरम पर था। वो इस घुटन भरे जंगल से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वे उन विशाल प्राचीन तनों के बीच से रास्ता बनाते हुए निकल पड़े। कीरा फॉरेस्ट का अजीबोगरीब होना अभी भी जारी था। वे छोटे शांत तालाबों के पास से गुजरे, जहां एज़्योर एलिगेटर्स, वही जिन्हें गाम ने सराय में भूनकर परोसा था, नीले लट्ठों की तरह शांति से तैर रहे थे। अजीब परजीवी पैरासिटिक पेड़ जो खुद को बिल्कुल गोल आकार में ढाल चुके थे, बड़े तनों के ऊपर ऐसे बैठे थे जैसे किसी चबूतरे पर विशाल पन्ने रेक्ट्स रखे हों। सूखी टहनियों पर जूतों के पड़ने की लयबद्ध आवाज के साथ वक्त बीतता गया। जैसे जैसे दोपहर करीब आई, जंगल में छाई गर्मी और उमस के कारण रोया का शुरुआती उत्साह फीका पड़ने लगा। उसके कदम छोटे हो गए और सांसें भारी हो गईं। घंटों से नजारा बिल्कुल नहीं बदला था। उसने शिकायत करने के लिए लुकास की तरफ देखा, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। जब से वो उससे मिली थी, तब से पहली बार लुकास सच में परेशान लग रहा था। उसके हमेशा घमंड से भरे रहने वाले चेहरे पर अब सिलवटें थीं और उसकी तेज आंखें लगातार इधर-उधर भाग रही थीं, जो बढ़ती हुई झुंझलाहट के साथ पेड़ों की चोटियों और चट्टानों को स्कैन कर रही थी। सुनो, रोया ने झिझकते हुए पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? लुकास ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, चलते रहो। उसका इतनी जल्दी बात काटना अजीब था। रोया चुप हो गई, लेकिन उसके मन में शक का बीज बोया जा चुका था। अगले 1 घंटे तक चलते हुए उसने अपनी नजरें उसी पर गड़ाए रखीं। अब दोपहर ढल चुकी थी और गर्मी बहुत तेज थी। अचानक लुकास रुक गया और हार मानने के एक नाटकीय अंदाज में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। उसने एक बहुत लंबी, थकी हुई आह भरी और उसके कंधे पूरी तरह से झुक गए। हाँ, हम आधिकारिक तौर पर खो चुके हैं। रोया वहीं सुन्न पड़ गई। वो एक पल के लिए इन शब्दों को समझ ही नहीं पाई। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है, खो चुके हैं? लुकास पीछे मुड़ा और लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। अरे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स करो। मैं पहले भी इस जंगल में खो चुका हूँ। मैं आखिरकार बाहर निकल ही गया था। रोया का मुंह खुला का खुला रह गया और वो उसे घूरती रही। तुम यहाँ पहले भी खो चुके हो? पिछली बार तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता खोजने में कितना वक्त लगा था? लुकास की नजरें पेड़ों की चोटियों की तरफ भटक गईं और वो बिना किसी धुन के सीटी बजाने लगा। खैर, तुम्हें तो पता ही है ये जंगल कितना घना है और यहाँ कोई ढंग की सड़कें नहीं हैं, इसलिए रास्ता खोजने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। रोया की आंखें सिकुड़कर तीखी हो गईं और वो उसे पूरी तरह अविश्वास से देखने लगी। उसने उसकी बात काट दी। मुझे सच सच बताओ, मिस्टर एजोर ड्रैगन, तुम कितनी देर तक खोए रहे थे? लुकास थोड़ा झेंपा और हार मानता हुआ दिखा। बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 2 दिन। पूरे 2 दिन? रोया की आवाज फट गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम रास्तों के मामले में इतने बुरे हो? हमें कोई नक्शा या कंपास या ऐसा ही कुछ साथ लाना चाहिए था। लुकास के चेहरे पर तुरंत वो घमंडी भाव वापस आ गया और वो उसके करीब झुक गया। ओह, ऐसा है क्या? अगर तुम रास्तों के मामले में इतनी ही अच्छी हो, तो तुम ही रास्ता क्यों नहीं खोज लेती, बच्ची? क्योंकि मैं यहां पहली बार आई हूं, वो चिढ़ते हुए बोली। मुझे कैसे पता होगा कि? और मैं यहां दूसरी बार। लुकास बोलते बोलते बीच में ही रुक गया। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई और फिर उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और तेजी से दूसरी तरफ मुड़ गया।
रोया ने उसे पकड़ लिया। वो उसके सामने आई। उसकी आवाज में इल्जाम और गहरा सदमा था। रुको, क्या तुमने अभी कहा कि तुम यहां दूसरी बार आए हो? मतलब तुम जितनी बार भी इस जंगल में घुसे हो उतनी बार खोए हो। उसने जोर से अपने माथे पर हाथ मारा, जिससे एक तेज आवाज हुई, और अपना हाथ चेहरे पर फेरा। यह लड़ाई के मामले में एक जीनियस है, लेकिन रास्ता खोजने के मामले में बिल्कुल किसी छोटे बच्चे जैसा है। मन ही मन कुछ पल चीखने के बाद उसने अपनी घबराहट दूर करने के लिए हल्के से अपने गाल थपथपाए। नहीं, इस बारे में उदास होने का कोई फायदा नहीं है, वह बड़बड़ाई। उसका इरादा वापस लौट रहा था। अब मुझे ही रास्ता खोजना होगा। हम यहां 2 दिनों तक फंसे नहीं रह सकते। उससे एक भी शब्द और कहे बिना रोया ने चारों ओर देखा, आसमान के सबसे चमकीले हिस्से को पहचाना और उसी दिशा में तेजी से चलने लगी। लुकास ने बस कंधे उचकाए, आलस से जो भी हो, बड़बड़ाया और चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। वह जरा भी परेशान नहीं लग रहा था। वह इस बात से पूरी तरह संतुष्ट लग रहा था, गनत अब रोया कर रही है। वे पूरी दोपहर चलते रहे। रोया आगे थी और लुकास मन ही मन गुनगुना रहा था, अपने भारी सामान के नीचे बुरी तरह पसीना बहाते हुए। रोया को अब एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले से भी ज्यादा खो गए हैं? हर विशाल पेड़ एक जैसा ही दिखने लगा था। आखिरकार पूरी तरह थक कर वह आराम करने के लिए एक विशाल फैले हुए ओक के पेड़ की जड़ों के पास धड़ाम से बैठ गई। लुकास उसके बगल में बैठ गया। उसे जरा भी पसीना नहीं आया था। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उसने कैजुअल टोन में कहा। वहां देर से पहुंचने से कुछ बदलने तो वाला ही नहीं। रोया ने उसे दयनीय नजरों से देखा। मुझे पता है, लेकिन मैं बस इस जंगल से बाहर निकलना चाहती हूं। मैं उन 12 पैरों वाले अजीब सांपों और जहरीले कीड़ों की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाती। लुकास हल्का सा मुस्कुराया। खैर, आज रात हम यहीं कैंप लगाते हैं, कल फिर से कोशिश करेंगे। अगली सुबह जंगल पहले से भी ज्यादा चमकीला लग रहा था और पेड़ों के बीच से आने वाली रोशनी बड़ी लग रही थी। रोया का सामान पैक था और वो तैयार थी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पूरी तरह दृढ़। घनी झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए कुछ मिनट चलने के बाद रोया की नजरें आगे किसी चमकदार रंग पर पड़ी। लुकास, देखो, उसने उत्साह से इशारा किया। एक लाल खरगोश, रेड रैबिट। ये सच में बहुत प्यारा है। प्लीज, आज डिनर के लिए इसे पकड़ते हैं। वो तुरंत उस लाल रंग के पीछे ऊंची झाड़ियों के घने झुंड में घुस गई। लुकास अपने कदमों पर एकदम से रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, रुको, रोया, रुको। क्या मतलब है तुम्हारा? रोया ने उसे नजरअंदाज करते हुए पीछे मुड़कर कहा। क्या तुम भूल गए? ये जंगल नॉर्मल नहीं है। एक लाल खरगोश यहां बिल्कुल फिट बैठता है। वो झाड़ियों की दीवार में गायब हो गई। लुकास उसके पीछे भागा। उसका हाथ तुरंत अपनी तलवार की मूठ पर चला गया। इस जंगल में भी लाल खरगोश का होना नॉर्मल नहीं है। रोया पहले ही उन विशाल झाड़ियों में काफी अंदर जा चुकी थी। खुरदरे पत्ते उसकी शर्ट को खरोंच रहे थे। उसमें बहस करने के लिए अपना सिर पीछे घुमाया। नॉर्मल नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मुर्गियां नीली हो सकती हैं तो खरगोश भी। क्रंच। उसका जूता एक मोटी गहरे रंग की बेल वाइन पर पड़ा, जिससे एक तेज, ढीली और टूटने जैसी भयानक आवाज आई। तुरंत ही वहां का माहौल बदल गया। विशाल, बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजी, किसी जानवर की नहीं बल्कि खुद हवा की। हवा के एक खौफनाक और बेहद तेज झोंके ने उन दोनों को सामने से जोरदार टक्कर मारी। ऐसा लगा जैसे कोई ठोस दीवार उनसे आ टकराई हो। ये क्या है? रोया चीखी। धूल और पत्तों को रोकने के लिए उसके हाथ तुरंत ऊपर उठ गए। मेरे करीब रहो,
लूकास चिल्लाया और खुद को ठीक उसके सामने खड़ा कर लिया। उसने अपने जूते मिट्टी में गड़ा लिए क्योंकि हवा उन्हें पीछे उड़ा ले जाने की कोशिश कर रही थी। उस झोंके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि आंखें खोलना भी नामुमकिन था और वो दहाड़ बहरी कर देने वाली थी। फिर जितनी अचानक से वो हवा शुरू हुई थी, उतनी ही अचानक गायब भी हो गई। वो दहाड़ शांत हो गई। रोया ने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे किए। उसके कानों में अभी भी भिनभिनाहट हो रही थी। उसने सावधानी से अपनी आंखें खोलीं। हे भगवान! उसके सामने वो तंग और अंधेरा किरा फॉरेस्ट गायब हो चुका था। इसके बजाय वो नज़ारा एक खौफनाक लेकिन दिल चीर देने वाली खूबसूरती में बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और नर्क दोनों ने एक ही समय पर एक ही जगह पर मौजूद होने का फैसला कर लिया हो। उनके सामने एक विशालकाय लुभावनी झील फैली हुई थी जो पूरे क्षितिज को घेर रही थी। इसका पानी नीला नहीं था, बल्कि एक गहरे, शानदार, तरल लाल रंग क्रिम्सन का था, जो दोपहर के उस चमकीले आसमान को खून के एक विशाल कुंड की तरह दर्शा रहा था। झील के किनारे पर प्राचीन, ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनके तने हड्डियों जैसे सफ़ेद थे और उनके विशाल पत्ते उसी हिंसक लाल रंग के थे जैसा कि वह पानी। उनके पैरों के नीचे की जमीन एक नर्म, कालीन जैसी घास थी, जो एक शानदार और चमकीले गुलाबी रंग की थी। वहां की हवा बहुत ही हल्की महसूस हो रही थी, फिर भी उसमें एक अजीब सी मिठास भरी थी, जिसकी महक हजार तरह के खिले हुए फूलों और धातु की उस जंग लगी गंध का मिश्रण थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां रंग पागल हो चुके थे। ये शुद्ध कला और रेंगते हुए खौफ की दुनिया थी। ये रोया की जिंदगी में देखी गई अब तक की सबसे खूबसूरत चीज थी, लेकिन उसके पेट में एक आदिम जंगली खौफ के कारण ऐंठन उठ रही थी। आखिरकार लूकास कुछ बोला। उसकी आवाज में पहली बार असली सदमे की झलक थी। ये कौन सी भयानक जगह है? रोया का दिमाग तुरंत हीबी विलेज के बूढ़े बेल की उन पुरानी कहानियों पर चला गया। उसका खून जम सा गया। वे झूठ नहीं बोल रहे थे, वे सच कह रहे थे। यह क्रिम्सन लेक है। रोया फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। कौन सी लेक? लूकास ने पूछा। उसे नजरअंदाज करते हुए रोया उस नर्म गुलाबी घास पर दौड़ती हुई आगे गई और पानी के किनारे को छुआ। यह ठंडा था और अपने लाल रंग के बावजूद उसकी उंगली पर बिल्कुल साफ और पारदर्शी था। लूकास ज्यादा सावधानी बरतते हुए उसके पीछे पीछे आया। उसने अपने पीछे कुछ देखा। वे जिन विशाल झाड़ियों और पेड़ों को चीरकर यहाँ पहुंचे थे, वे सब गायब हो चुके थे। उनकी जगह गहरे बैंगनी रंग की बेलों और वाइन्स की एक ऐसी दीवार बन चुकी थी जिसे पार करना नामुमकिन था और जो काले, नुकीले कांटों से भरी हुई थी। रोया खड़ी हुई और उसने चारों ओर देखा। यह इलाका ईथर से भरा हुआ था। हवा में इसकी नमी महसूस हो रही थी। ये पानी के चारों ओर भिनभिना रहा था, जिससे वो घास हल्की सी चमकती हुई लग रही थी। सुनो, लुकास ने उस अकल्पनीय जगह को देखते हुए पूछा। ये सब दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यहां से बाहर कैसे निकलना है? रोया ने उसे खाली नजरों से देखा। मुझे कैसे पता होगा? लुकास ने एक आह भरी और उसकी चिंता उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी आई थी। वो उस नर्म गुलाबी घास पर अपनी पीठ के बल आराम से लेट गया। रोया झील के किनारों पर टहलने लगी। उसका डॉक्टर वाला तेज दिमाग कोई सुराग, कोई कमजोरी या कोई रास्ता तलाश रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ देर बाद लुकास उठकर बैठा। उसने आसमान की तरफ देखा। वहां अभी भी लगातार एक चमकीली दोपहर छाई हुई थी। सुनो, उसने रोया को पुकारा, जो एक पेड़ की हड्डी जैसी सफेद छाल की जांच कर रही थी। हमें यहां आए हुए कम से कम 1 घंटा तो हो ही गया होगा, है ना? हाँ, रोया ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए जवाब दिया। शायद 1 घंटे से ज्यादा। तो फिर
लुकास ने उस चमकीले आसमान की तरफ इशारा किया। अभी भी दोपहर क्यों है? किरा फॉरेस्ट में तो अब तक शाम हो चुकी होती। रोया रुकी और उसने ऊपर देखा। सूरज 1 इंच भी नहीं खिसका था। उसका खौफ और भी भयानक रूप लेकर वापस लौट आया। वो वापस उस गुलाबी घास पर आई और हार मानकर लुकास के बगल में बैठ गई। अब हम क्या करें? मैंने झील के किनारे पर थोड़ा आगे एक पुरानी नाव देखी थी, लेकिन वो टूटी हुई लग रही थी। लुकास उस लाल क्रिम्सन पानी के पार घूरने लगा। मैंने ऐसी जगहों के बारे में सुना है, मैजिकल रेल्म्स, जादुई दुनिया, गुप्त आयाम, डिमेंशंस, जो सामान्य समय और जगह से बाहर मौजूद होते हैं, जिनका अपना इकोसिस्टम और अपने नियम होते हैं। हालांकि मैंने असल में कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। रोया ने झटके से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। तो फिर क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता होगा? उसने उसे आलस भरी नजरों से देखा। खैर, बचपन में मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मुझे इसकी बारीकियां नहीं पता। लेकिन मुझे इन रेल्म्स के बारे में एक बात पता है। बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक खास शर्त कंडीशन पूरी करनी होती है, वरना तुम हमेशा के लिए यही फंसे रह सकते हो। क्या? रोया चीखी और उसने उसके कंधे पकड़ लिए। तुम इस बारे में इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हो? हम सच में यहाँ मर सकते हैं, हमेशा के लिए। रोया ने उसे छोड़ दिया और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उस लाल पानी की चमक के पार फिर से देखा। दूर, बहुत दूर दूसरी तरफ, उस जगह की अजीब सी लाल धुंध के बीच एक पहाड़ी पर कुछ बहुत बड़ा सा बना हुआ था। वह कोई घर लग रहा है, रोया ने कहा, या कोई महल, कासल। लुकास ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसी दिशा में देखने लगा। हाँ, बिल्कुल एक महल ही है। शायद इस जगह से बाहर निकलने के लिए हमें वहीं जाना होगा। रोया ने उस खून जैसे लाल पानी के फैलाव को देखा। तुम्हारा मतलब है हमें ये झील पार करनी होगी? कैसे? लुकास ने आलस से अपने कंधे के पीछे इशारा किया, जहां रोया ने पहले नाव का जिक्र किया था। एक पुरानी, प्राचीन और खस्ताहाल नाव उस गुलाबी घास पर रखी हुई थी। रोया ने उसे घूरा। ऐसा लग रहा था कि छूते ही वो धूल में बदल जाएगी। बिल्कुल नहीं, हम उसमें नहीं बैठने वाले। वो लगभग टूटने वाली है। हम पक्का डूब जाएंगे। लुकास खड़ा हुआ और अपने कपड़ों पर लगे गुलाबी दागों को झाड़ने लगा। खैर, मुझे तो बस यही एक रास्ता नजर आ रहा है। उसने नाव की तरफ जाते हुए एक आह भरी। अगर हम डूबते हैं तो डूब जाएंगे। चलो। लुकास ने नाव को पानी में धकेला और रोया के भयानक खौफ के बीच वो सच में तैरने लगी। उसने बड़ी आसानी से अपना संतुलन बनाते हुए उसमें कदम रखा। रोया किनारे पर खड़ी थी और अपने बचपन के एक अजीब से डर से कांप रही थी। वो पहले कभी किसी नाव पर नहीं बैठी थी। लुकास ने अपनी आंखें घुमाई और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। कम ऑन, अंदर आ जाओ। रोया ने उसके मजबूत हाथ को देखा, फिर उस खून जैसे लाल पानी को देखा और फिर दोबारा उसके हाथ को देखा। झिझकते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी थी और पसीने से भीगी हुई थी। लुकास ने उसे मजबूती से खींचा। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो उस डगमगाती हुई नाव में आगे की तरफ लुढ़क गई और लगभग उसके ठीक ऊपर ही गिर पड़ी। उसने जल्दी से खुद को लुकास के सीने से दूर धकेला और लड़खड़ाते हुए नाव के सबसे अगले हिस्से में जाकर बैठ गई। उससे जितना दूर हो सकती थी उतनी दूर। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और वो दूसरे किनारे की तरफ घूरने लगी। उसने लुकास की तरफ देखने से साफ इनकार कर दिया। लुकास हल्का सा हंसा। उसने वे पुरानी चप्पू ओर्स उठाई और नाव खेने लगा। वो छोटी सी नाव उस लाल पानी को चीरती हुई शांति से आगे बढ़ रही थी। वहां सिर्फ चप्पू के पानी में छप-छपाने की लयबद्ध आवाज ही गूंज रही थी। जैसे जैसे वे दूसरे किनारे के करीब पहुंचे, उस विशाल ढांचे की बारीकियां साफ होने लगीं। ये सिर्फ एक महल नहीं था, ये बेहद विशाल, शांत और अविश्वसनीय रूप से शानदार था, और इसके सामने एक बहुत बड़ा खाली बगीचा फैला हुआ था। रोया ने रोमेरो में अपनी पूरी जिंदगी में इतनी भव्य चीज कभी नहीं देखी थी। वो इस खौफनाक खूबसूरती में खो सी गई थी। ये क्या भला है? लुकास की आवाज, जो आमतौर पर आलस या घमंड से भरी होती थी, अब बहुत तीखी और चौकन्नी लग रही थी। वो सीधे नीचे उस झील के गहरे लाल लाल क्रिम्सन पानी के अंदर घूर रहा था। रोया ने नाव के किनारे से नीचे उस खून जैसे लाल पानी में देखा। हेलो दोस्तों, मैं राइटर रेदा। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अपने विचार, सुझाव या कोई भी सुधार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में।